हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग आर्टिकल 33 जो कि है आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्म फोर्सेस की फंडामेंटल राइट को कट किया जाता है जब वो पोस्टिंग होती है उनकी। ठीक है, क्योंकि उनको जो है सामान्य लोगों की तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहता, जैसे कि वो जो कुछ चाहे बोल सकते हैं सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, वो संगठन नहीं बना सकते, वो कहीं भी रह नहीं सकते, यानी कि उनकी फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट हाउस कट करता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। ठीक है, आर्मी के लिए। ओके, तो उसका आर्मी का अपना लॉ होता है, वो लागू होता है। तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो है उनका राइट कट होता है, कौन कट करता है, कौन नहीं कट कर सकता। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा कट किया जाता है उनकी राइट को। तो आर्टिकल 333 हम लोग देखते हैं, एम्पावर द पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंड एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स। ओके, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces। ठीक है, एनालोगस फोर्सेस मतलब जो मिलिट्री में अदर वर्क के लिए होते हैं। ठीक है, उन पर भी लागू होता है। तो इसमें कौन कौन होते हैं? आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी जो आईबी वगैरह है, एनआईए है। ठीक है, उन सब पे। ठीक, और एनालॉगस फोर्सेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजंस इज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, वो अच्छे से अपनी ड्यूटी करें इसलिए। एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन एमंग देम। ठीक है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए भी ये किया जाता है। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 कन्फर्ड ओनली, ओनली शब्द का यूज है यहाँ, ओनली पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेशन। यानी कि स्टेट लेजिस्लेशन दो अदर स्टेट के होते हैं, मतलब भारत के 28 राज्य, वो लोग कट नहीं कर सकते आर्मी के फंडामेंटल राइट को, यही कह रहा है। ठीक है, ओनली और ओनली पार्लियामेंट हाउस कट करेगा। एनी सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंट्रावेंशंस ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट कट होता है तो वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, रेट दायर नहीं कर सकते। ठीक है, कि उनका कटेगा ही फंडामेंटल राइट, वो अगर वो आर्मी में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, या अदर पुलिस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड, कुछ पार्लियामेंट ने कई एक्ट को बनाया, जैसे कि आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयर फोर्स एक्ट 1950 और पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट 1966, बॉर्डर फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट एंड सो ऑन। बहुत सारे एक्ट बनाए गए इसको कंट्रोल करने के लिए। दीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, उनके बोलने पर जो है पाबंदी होती है कि वो कोई भी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में जो कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, डिसिप्लिन बनाना होगा आर्मी में। एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उन्हें जो है एसोसिएशन भी बनाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, कि पता लगा एसोसिएशन बना के विद्रोह कर रहे हैं आर्मी सरकार के खिलाफ, तो ये सब अलाउ नहीं है। राइट टू बी ए मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बन सकते, और द पॉलिटिकल एसोसिएशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी नहीं बन सकते। राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते प्रेस से। राइट टू अटेंड द पब्लिक मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकते, और द डिमॉन्स्ट्रेशन ईटीसी। ठीक है, तो इस तरह प्रकार के उनके फंडामेंटल राइट को कट किया जाता है, जैसे कि डिसिप्लिन बना रहे, अच्छे से काम हो। ठीक है, आगे देखते हैं मार्शल लॉ एंड द नेशनल इमरजेंसी को कंपैरिजन करते हैं, तुलना करेंगे। तो मार्शल लॉ इट अफेक्ट्स ओनली द फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है मार्शल लॉ। नेशनल इमरजेंसी क्या करता है? इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट बट आल्सो द सेंटर स्टेट रिलेशन, distribution of the revenues and the legislative powers between the center and the state and may extend the tenure of the parliament। ठीक है, वो पार्लियामेंट के टेन्योर को भी बढ़ा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी में बहुत प्रकार के
चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सेंटर स्टेट रिलेशन, रेवेन्यू और वो सब जो है सेंटर डिसाइड करने लगता है। और इसमें केवल और केवल फंडामेंटल राइट कट किया जाता है मार्शल लॉ में। आगे दूसरा देखते हैं डिफरेंस। मार्शल लॉ में सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड द ऑर्डिनरी लॉ, इसमें गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोड जो है सस्पेंड हो जाते हैं। फिर नेशनल इमरजेंसी में इट कंटिन्यू द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोड, ये सब ऑर्डिनरी कोड लॉ सब लागू रहते हैं इसमें, ठीक है। मार्शल लॉ जैसे कि अफस्पा एक एक्ट है, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट जो बनाया गया था 1956 में, ठीक है, 1956। तो ये जो है मार्शल लॉ की तरह काम करता है, ठीक है। और क्या है डिफरेंस, तो ये मार्शल लॉ इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। और फिर ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी में इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन द 3 ग्राउंड्स, ठीक है। इसका वार होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, अथवा आर्म रेवेलियंस हो जाए कंट्री में, तो 3 केसेस में जो है इम्पोज किया था नेशनल इमरजेंसी। लेकिन इसमें क्या है, इम्पोज ऑन द रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू द एनी रीजन, एनी रीजन से जो मतलब किसी क्षेत्र में जो है लॉ एंड ऑर्डर ना हो किसी भी कारण से, तो वहाँ जो है लागू किया जाएगा। आगे डिफरेंस देखते हैं फोर्थ। इट इज़ इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लागू है, ठीक है, कुछ दिन पंजाब में लागू था और कुछ दिन जम्मू कश्मीर में लागू है, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है वहाँ लगाया जाता है। इट इज़ इम्पोज्ड आइदर इन द होल कंट्री और एनी पार्ट्स ऑफ इट, तो नेशनल इमरजेंसी छोटे से पार्ट में लग सकता है या पूरे कंट्री में लग सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, पांचवा डिफरेंस। इट हैज़ द नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द इम्प्लिसिट, कोई भी इसमें प्रोविजन नहीं दिया गया है संविधान में, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए है। इट हैज़ स्पेसिफिक डिटेल्ड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एक्सप्लिसिट, ओके। आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस also covered such employee of the armed forces as the barbers, ठीक है। तो इसमें आर्म फोर्सेस के अलावा जो उसमें अदर काम करते हैं, जो हम सभी लोग बंदूक थोड़ी चलाते हैं, कुछ लोग उसमें अदर काम, जैसे उसमें कुछ लोग नाई होते हैं, कारपेंटर होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, कुक्स होते हैं, चौकीदार्स होते हैं, बुट मेकर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, अथवा ठीक है, ये सब लोग नॉन कम्बेटेंट्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो इनके ऊपर भी लागू होता है। अदर ये पैरामिलिट्री लॉज इनेक्ट अंडर आर्टिकल 33 कैन बी द एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर द मिलिट्री लॉ फ्रॉम द रिट jurisdictions of the Supreme Court and the High Court so far as enforcement of the fundamental right is concerned, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 34 को देखेंगे, तो आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ एंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो मार्शल लॉ जब लागू होता है तो उसमें फंडामेंटल राइट पे किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन को लगाया जाता है, ये बात इसमें बताई गई है। आर्टिकल 34 प्रोवाइड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स while the martial law force in an area within the territory of India. It empowers the parliament to identify any government servant or any other persons for any act done by him in the connection with the maintenance or the restoration of order in any area where the martial law was in force. The parliament can also validated any sentence passes, ठीक है, passed, punish in fact, forfeitures orders, other act done under the martial law in such area, ओके। तो ये सब होता है आर्टिकल 34 में। आगे देखते हैं। द एक्ट इंडेमिनिटी मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंट्रावेंशंस of any of the fundamental rights. The concept of the martial law has been borrowed
इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है। तो इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया मार्शल लॉ। हाउएवर द एक्सप्रेशन द मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, लिटरेरी इट मीन्स द मिलिट्री रूल्स, इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल। इट रेफर द सिचुएशन वेयर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन is run by the military authorities according to their own rules and according regulation framed outside the ordinary law, ठीक है। यहाँ पे जो है सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके ऊपर मिलिट्री रूल काम कर रही होगी, यानी कि मिलिट्री रूल काम करेगा, सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, जहाँ पे मार्शल लॉ लागू होगा। इट इम्प्लाई दैट द सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ एंड द गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड रहता है। It is the different from the military law that is the applicable to the armed forces, ठीक है। मिलिट्री लॉ अलग होता है, वो आर्म फोर्सेस पर लागू होता है, लेकिन मिलिट्री रूल सबके लिए लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी है। आगे देखते हैं, आई हेयर इज आल्सो द सॉरी देयर इज आल्सो नो स्पेसिफिक एंड are the expression provisions in the constitution that authorizes in the executive to declare martial law, ठीक है। इसमें कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं दिया गया जिससे डिक्लेयर किया जाए मार्शल लॉ को। however it is implicit article 34 under which martial law can be declared in any area within the territory of India, okay। The martial law is imposed under the extraordinary circumstances, जैसे कि वार लाइक सिचुएशन हो, वार हो, इन्वेजन्स हो, एंड द इंसरेक्शंस हो, एंड द रेवेलियंस राइट्स हो, ओके, एंड एनी वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ। Its jurisdiction is to the repel forces by the force for the maintaining or the restoring order in the society, ओके। तो इस सब सिचुएशन में जो है लग जाएगा मार्शल लॉ, मार्शल रूल, ओके, मिलिट्री रूल। ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज आर वेस्टेड द abnormal powers to take the any necessary steps, they impose the restrictions and regulation on the right of the civilians, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में लागू रहता है, punish the civilians even the condemn them to the death मार भी सकते हैं, ठीक है, जान से, ये भी सब है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ द मार्शल लॉ डज नॉट ये एप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रेट ऑफ द हैबियस कॉर्पस। The declaration of the martial law under Article 34 is different from the declaration of the national emergency, ठीक है, under Article 352 यानी कि 352। The difference between the two submerged, हम लोग देख चुके हैं उसके जो समराइज के उसके डिफरेंस को। आगे चलते हैं, आर्टिकल 35 देखते हैं। तो आर्टिकल 35 में यही बताया गया है कि जितने भी फंडामेंटल राइट है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है लागू करेगा, ठीक है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव। तो आर्टिकल 35 क्या है, इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो सभी फंडामेंटल एक्टिव नहीं होते, बल्कि कुछ को पार्लियामेंट कानून बना के एक्टिव करती है, ठीक है, तब वो लागू होती है। तो यही बात बताया गया। आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट द पावर टू मेक द लॉज टू गिव द इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट and not in the state legislatures. This provision ensures that there is uniformity throughout the India with regard to the nature of those fundamental rights. Punishment for their the infringements in this directions. Article 35 contains the following provision. तो हम लोग आर्टिकल 35 के प्रोविजंस को देखते हैं। 3 प्रोविजंस हैं इसमें। तो पहला क्या है, द पार्लियामेंट शैल हैव मेक टू लॉज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। तो मैटर्स पर बनाएगी कानून। और जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी हैव, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव कानून नहीं बना सकते फंडामेंटल राइट पे,
कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसमें कौन कौन से है पावर दिया गया है, ठीक है, तो वो प्रिस्क्राइबिंग द रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इन ए स्टेट यूनियन टेरिटरी और द लोकल अथॉरिटी अदर अथॉरिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 16 इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें जो रेजिडेंस का रेजिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकता है सर्टेन कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो जो है आर्टिकल 16 पे कानून बनाएगा। फिर देखते हैं आर्टिकल 32 पे भी कंडीशन बनाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है रेट जारी करने का आदेश दिया गया है, बट जो अपना पार्लियामेंट हाउस है वो अदर कोर्ट्स को भी दे सकता है, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या ट्राइब्यूनल्स को, उनको भी पावर दे सकता है रेट जारी करने का, ठीक है। नेक्स्ट सी क्या है, रिस्टोरिंग द एब्रोगेटिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट टू मेंबर्स एंड द आर्म फोर्सेस, ठीक है, जो हम लोग पढ़े आर्टिकल 33 उसमें जो है सस्पेंस जो उनके सस्पेंड करते हैं फंडामेंटल राइट को, वो भी पार्लियामेंट ही बनाता है, उसको हम लोग देखें। आगे देखते हैं डी को, द indemnify any government servant or the any other person for the any act done during the operations of the martial law in any area। तो मार्शल लॉ पे भी कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट हाउस, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव, ठीक है। तो पार्लियामेंट इस पे क्या होना है, पावर टू मेक द लॉज फॉर द प्रिस्क्राइबिंग द पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट दैट आर द डिक्लेयर्ड टू द ऑफेंसेस अंडर द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी पर कानून बनाया था, ठीक है, सिविल राइट एक्ट 1955, पहले अनटचेबिलिटी था, बाद में उसका नाम जो है सिविल राइट कर दिया गया। तो आर्टिकल 17 पे कानून बनाएगा। फिर एक ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर आर्टिकल 23, ठीक है, इस पे भी कानून। फर्दर द पार्लियामेंट शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर द प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द above act, thus the making the obligatory on the part of the parliament enact such laws, ठीक है। तो उसे जो भी पनिशमेंट देना होगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ओके, आगे देखते हैं, थर्ड क्या है, आर्टिकल 35 में, एनी लॉ इज इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, ठीक है, it to continue in the force until the altered or the repeal on the amendment of the parliament, ठीक है। जो भी कानून है वो लागू रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट जो है उसको अमेंड या रिपील न करे। it should be noted that article 35 extend to the competence of the parliament to make a law on the matter specified above, even though the sum of those the matters may fall within the sphere of the state legislative state list पे, yes, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पावर ज़्यादा है, वो कुछ विषयों पर स्टेट के लिस्ट में भी अपना जो है कानून बना सकता है, तो यही बात किया गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट करते हैं आर्टिकल जो है आर्टिकल 35, ठीक है। कुछ पॉइंट को और देखेंगे फंडामेंटल राइट में, कुछ चीज़ें और होती हैं, ठीक है, बाद में इसके मूल्यांकन किया जाएगा। तो एक क्लास जो है इस पे और रहेगा, इसके बाद हम लोग DPSP पढ़ेंगे। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू।